हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ पर, यानी कि आज अपन लोग ओम्स लॉ के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं और क्या क्या सारे क्राइटेरिया होते हैं ओम्स लॉ के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने हमें बताया कि जो विभवांतर होता है, ये वोल्टेज होता है, ये विद्युत धारा के यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल आई बताया था। अभी मैं टोटल क्लियर नहीं कर रहा हूँ आपको ओम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पर ये जो आई होती है करंट होता है और ये होता है वोल्टेज, विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये करंट क्या होता है, आई क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है। तो पहले मैं वैद्युत धारा आपको बताऊंगा, फिर V क्या होता है। उसके बारे में जब अपन लोग इसके बारे में जान लेंगे, उम्मीद है कि आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, क्योंकि जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं पहले कि I क्या होता है, फिर V क्या होता है, उसके बाद में अपन चलते हैं ओम्स लॉ पर। देखिए दोस्तों, जो वैद्युत धारा होती है वो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले आवेशों को कहते हैं। मतलब जो मेटेलिक वायर होते हैं, यानी कि जो मेटल्स होती हैं, मेटेलिक वायर होते हैं या कोई विद्युत चालक पदार्थ होते हैं, उनसे प्रवाहित जब आवेश होते हैं, जब उनसे आवेशों का प्रवाह होता है, तो इस कंडीशन में अपन लोग कह देते हैं कि उसमें से वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। आप कहेंगे कि सभी मेटल्स में होता है, तो इसका आंसर है कि भाई जिन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। बिल्कुल, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, जस्ट अभी पहले आपने बताया कि आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। आवेशों को ले जाने का काम, कैरियर का काम ही इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक लाइन में कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही होता है जो कि वैद्युत धारा हम कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ऐसे ही उसमें वैद्युत धारा प्रवाह हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह हो जाएगा। मान लिया कि सपोज दैट कि ये कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसमें क्या इसी कंडीशन में वैद्युत धारा फिल हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन होगा नहीं, ऐसे नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं यहां पर। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये जो वायर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ जाए तो क्या करूंगा। इसका जस्ट एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि अपने घर में जो पानी का टैंक रखा होता है, तो आपने देखा होगा वो छत पर ऊपर रखा होता है। ऐसा ही क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वहां पर दाबांतर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, दाबांतर बनाते हैं, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं, जिसके कारण अधिक दाब से कम दाब की ओर, उच्च दाब से कम निम्न दाब की तरफ पानी का प्रवाह होता है। ऐसे ही हम इन कंडक्टर्स में इनके दोनों एंड्स पर एक इलेक्ट्रिक जो प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं, यानी कि वैद्युत दाबांतर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत दाबांतर बनाते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। और जो दाबांतर हम क्रिएट करते हैं, इसी को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
उम्मीद है आपको वैद्युत विभवांतर V और वैद्युत धारा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं यानी कि I कहते हैं। उम्मीद है कि आपको I यानी कि वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने निजी टॉपिक पर जिसकी चर्चा अपने करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जब जो ओम्स जो थे सन 1827 में एक इन्होंने नियम दिया था अपना, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट थे ओम, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम हुआ करता था, यानी कि था, हुआ नहीं करता था ही। 1827 में इन्होंने बताया कि भाई कोई भी अगर हम वैद्युत चालक ले लें, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई ना कोई हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। उसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बना दिया है, और हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक बैटरी का या फिर सेल का या फिर बैटरी का। देखते होंगे आप लोग जनरली लाइफ में देखते रहते हैं इनके एग्जाम्पल की, हम सेल का भी यूज करते रहते हैं, टॉर्च के लिए बैटरी का भी यूज करते रहते हैं, मोटरसाइकिल में भी बैटरी जो लगती हैं, ये सारी की सारी वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लगाई जाती हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव एंड रख देते हैं, जिसके कारण ये बैटरी इस पूरे सर्किट में, इस पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, वैद्युत विभवांतर क्रिएट करती है, यानी कि एक दाब लगाती है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराती है और वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ फ्लो होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में वैद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। लेकिन ओम्स ने क्या बताया अपने लॉ में, उन्होंने बताया कि भाई जितना अधिक, जितना ज्यादा इसमें हम वैद्युत विभवांतर देंगे, ठीक है, यानी कि V की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा I की वैल्यू इस पूरे सर्किट में इंक्रीज होगी। मीन दैट कि जो V की वैल्यू है वो I की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही था ओम्स लॉ। यहां से हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो R आता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि जब इसके बारे में कहूँ मैं कि अभी आवेश और इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं आवेशों को। जब ये फिनोमिना पहली बार ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है, वैद्युत धारा की, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हो पाई थी, तो उसको आवेशों के थ्रू ही मान लिया गया था कि इसमें पॉजिटिव आवेश होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनका फ्लो होता है और उन्हीं की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। बट बाद में इसकी और ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो ये पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि आवेशों को कैरी करते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो, और कुछ तो खैर समझाने के लिए नहीं है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक तरह की होती है रुकावट। कोई भी कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रुकावट लगा दे, यानी कि प्रतिरोध कर दे, उसको रोकने का प्रयास करे, जिससे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो एक बार मैं फिर से क्लियर भाषा में एक बार फिर समझ लेते हैं ओम्स लॉ कि ओम्स ने कहा था कि जो सर्किट में फ्लो होने वाली जो वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो उसमें उत्पन्न या प्रोड्यूस वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दे, हम सबको पता है कि एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कंडीशन में कांस्टेंट R आता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको एक ग्रीक लेटर है, इस टाइप से शो करते हैं, ठीक है, इस टाइप से शो करते हैं। हाँ, अगर यूनिट की बात करूं, यहाँ पर V को हम वोल्ट से मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, एंड I को हम एम्पियर में, एम्पियर में मेजर करते हैं। यहाँ पर ये देखो इस सर्किट में ये जो लगा हुआ है एम्पियर, करंट मेजर करने के लिए है। ये बैटरी है, इसका ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। यहाँ से करंट फिल होंगे, करंट इस यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस सिरे पर आकर डिफ्यूज हो जाएंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फिल हो जाएगी। और इस ये की है यहाँ स्विच, जिसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ही ऑन किया
जैसे ही ऑन किया यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, और ये जो हमने यहाँ पर बल्ब लगाया है, क्या लगाया है ये बल्ब, और ये ग्लो करने लग जाएगा। उम्मीद है आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।